डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है बीए द्वितीय वर्ष मुख्य एवं गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMN 203। मित्रों, इस पेपर के अंतर्गत हम अब तक 1 से लेकर 6 यूनिट पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पेपर हिंदी नाट्य के इकाई 7, जिसका नाम है अंधेर नगरी भाषिक स्वरूप का विश्लेषण। इसकी अगर रूपरेखा अगर हम देखें तो इस इकाई को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। हम 2 भाग की बात आगे के लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भाग 3 की। इकाई जो है उसकी रूपरेखा इस प्रकार से थी। आगे हम जो पढ़ चुके हैं उसमें अंधेर नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा हमने कर ली थी, जिसमें कथा वस्तु, पात्र संवाद, इसके बाद पात्र और संवाद, भाग 2 में भाषा शैली, परिवेश, देश काल और वातावरण, रंगमंचयता और उद्देश्य, ये सारे जो है वो किसी भी कृति के समीक्षात्मक, जब हम उसका समीक्षा करते हैं उसके अलग अलग मुद्दे हैं। इसकी चर्चा हमने विस्तार से कर ली है। आज हम बात करेंगे भाग 3 की, जिसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आएगा उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, अंधेर नगरी शीर्षक की सार्थकता, अंधेर नगरी भाषिक स्वरूप का विश्लेषण, भारतेंदु जी का योगदान, भाषा मतलब भारतेंदु जी की भाषा और भारतेंदु की महत्वपूर्ण देन। भारतेंदु जो है उनकी भाषा कैसी थी और हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी ने अपनी ओर से क्या दिया है, मतलब हिंदी साहित्य को भारतेंदु युग की क्या देन थी, उसकी चर्चा हम करेंगे। और अंत में आएगा सार बिंदु। प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो अंधेर नगरी हिंदी नाटक साहित्य का प्रमुख व्यंग्य नाटक है। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में व्यंग्य के ऊपर बहुत ही रचनाएं हम आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्रमुख अगर रचनाओं की बात करें तो उसमें से आप एक अंधेर नगरी नाटक को कह सकते हो या गिन सकते हो। यह तत्कालीन समाज की विडंबनाओं और शासन की अराजकता पर कटाक्ष करता है। यह जो नाटक है वो तत्कालीन समाज की जो विडंबनाएं थी उसके ऊपर कटाक्ष करता है और शासन व्यवस्था जो है उसकी अराजकता पर भी व्यंग्य करता है। नाटक में हास्य, व्यंग्य और नैतिक शिक्षा का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। हास्य, व्यंग्य और नैतिक शिक्षा का सुंदर समन्वय। अब हास्य और व्यंग्य तो हमने देख लिया था। नैतिक शिक्षा, गुरु जो है वो अपने चेले को जो शिक्षा देता है उसके माध्यम से आपको भी सीखना है कि समाज में किस प्रकार के समाज में हमें रहना चाहिए और समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ है, कुप्रथा है, उसका विरोध करना चाहिए और कोई अच्छी बात है तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। अंधेर नगरी शीर्षक की सार्थकता क्या है उसकी अगर हम बात करें तो अंधेर नगरी का अर्थ है एक ऐसा नगर जहां न्याय और व्यवस्था का अभाव हो, मतलब जहां पर न्याय आपको मिले ही नहीं। आप न्याय मांगने के लिए गए हो और पता चले कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, वहां की व्यवस्था ही ऐसी है, तो न्याय की जो प्रणाली है उसका अभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नाटक में राजा की मूर्खता और न्याय का अंधापन दर्शाया गया है। आप देखते हैं कि राजा जो है वो किस प्रकार मूर्खतापूर्ण न्याय करता है। मान लीजिए कि लस्सी बड़ी है, फंदा बड़ा है, तो उसी को लटकाया जाएगा जो मोटा हो। ये कैसा न्याय हुआ? आपको अगर कहा जाए कि किसी व्यक्ति ने कुछ अपराध किया है और अपराध की सजा उसको नहीं मिलेगी, सजा उसको मिलेगी जो उसके अनुरूप हो, मतलब जो फांसी के फंदा जो है वो फंदा जिसके गले में आ रहा है उसको दोषी ठहरा जाएगा, ना कि उसको जिसने वो अपराध किया हुआ है। तो एक प्रकार से अंधापन उसमें आपको देखने को मिलता है न्याय व्यवस्था में। शीर्षक संपूर्ण नाटक की मूल भावना को दर्शाता है। अब किसी भी कृति का जब शीर्षक हम पढ़ते हैं तो शीर्षक कैसा होना चाहिए? शीर्षक ऐसा हो जो पूरी कृति की जो भावना है, मूल भावना, उसको दर्शाता हो। या तो उसके वातावरण को दर्शाता हो, जो बात उसमें की गई है उसको दर्शाता हो,
या नायक का नाम के ऊपर आप शीर्षक रख सकते हैं, नायिका के नाम के ऊपर आप शीर्षक रख सकते हैं, समय के ऊपर आप शीर्षक रख सकते हैं, उस समय का कौन सा काल चल रहा था उसके ऊपर आप शीर्षक रख सकते हैं। तो कोई भी कृति हो, उस कृति का शीर्षक क्या रखना है उसके भी कुछ नियम हैं। आप ऐसे ही कुछ भी नाम रख देंगे और नाम के अनुरूप कुछ भी बात अगर उस कृति में की ही ना गई हो तो उसको, उस शीर्षक को सार्थक नहीं माना जाएगा। सार्थक तभी माना जाएगा जब जो आपने शीर्षक दिया हुआ है उस शीर्षक के अनुरूप सारी घटनाएं उस नाटक या कुछ भी, कोई भी रचना में आपको देखने को मिल जाए। तो शीर्षक वही सार्थक है जिसकी बात कृति के अंदर की गई हो, या शीर्षक को पढ़ने के बाद आपको कुछ संकेत मिल जाए कि इस कृति में यह बात की गई होगी। तो इस प्रकार अंधेर नगरी जो है वो पूर्ण रूप से शीर्षक जो है वो सार्थक हमारे सामने देखने को मिलता है। अंधेर नगरी की भाषिक स्वरूप की अगर हम चर्चा करें तो भाषिक स्वरूप की बात हमने अगले लेक्चर में भी की थी कि इसमें खड़ी बोली और ब्रज मिश्रित भाषा देखने को मिलती है। थोड़ा और डिटेल में अगर हम बात करें तो खड़ी बोली तो है ही, साथ में ब्रज भाषा है और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। देशज शब्द यानी क्या? ऐसे शब्द जो पूरे देश के सभी कोनों में ना चलते हो लेकिन किसी एक क्षेत्र में जन सामान्य के शब्द जो हो वैसी शब्दावली का प्रयोग अपने नाटक में किया है। क्यों किया है? तो नाटक को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। जितनी सरल भाषा होगी, जितने अधिक देशज शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, उतने ही बड़े दर्शक उनको देखने के लिए आएंगे और मंच जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति उसको साधारण व्यक्ति भी उसको समझ सके। क्योंकि उस समय रंगमंच क्या था? घूमता फिरता एक मंडली, कोई भी शहर आ गया वहाँ पर रंगमंच करेंगे, वहाँ पर नाटक का मंचन करेंगे, तो साधारण जनता ही उसके दर्शक थे, प्रेक्षक थे। तो साधारण जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जो साधारण जनता के शब्द हों। आपको वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, बहुत ही रूढ़ शब्द मतलब काव्यात्मक बातें नहीं करनी है, जो साधारण व्यक्ति समझ सके, ऐसे ही भाषा का प्रयोग करना है। तो आपको एक बड़ा फलक मिल जाएगा। व्यंग्यपूर्ण भाषा है, मुहावरदार है और संवादात्मक भाषा है। अब इसमें भाषा केवल यही नहीं है कि आपको बस एक घटना का वर्णन किया गया है, इसमें संवाद भी आते हैं। एक पात्र कुछ बोल रहा है, सामने का पात्र उसको उत्तर दे रहा है, तो संवाद आपको देखने को मिल जाएंगे। और संवाद छोटे छोटे और सरल हैं। आपको उसको समझकर मतलब उसको सुनकर या पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि इसके द्वारा, इसके माध्यम से लेखक हमको क्या कहना चाह रहे हैं। तो संवादात्मक भाषा इसमें आपको देखने को मिलती है। पात्रों की भाषा उनके चरित्र के अनुसार है। पात्र की भाषा जैसे पात्र है उसी के प्रकार की भाषा आपको देखने को मिलती है। ब्राह्मण है तो उसकी भाषा ऐसी होगी, राजा है उसकी भाषा वैसी होगी, मंत्री है तो उसकी भाषा भी अलग होगी, और साधारण लोग हैं तो उसकी भाषा भी आपको अलग देखने को मिल जाएगी। जैसे पात्र वैसी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। संवादों में व्यंग्य और हास्य का सुंदर मेल देखने को मिलता है। तो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है तो मतलब हम समझ ही सकेंगे कि संवाद कैसे होंगे जिसमें व्यंग्य और हास्य का पुट हो, दोनों का मेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अंधेर नगर की भाषिक, उसका जो भाषिक स्वरूप है वो आपने यहाँ पर देख लिया। आगे है भारतेंदु जी की भाषा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनकी भाषा कैसी थी? तो भारतेंदु जी ने सहज, सरल और जन भाषा का प्रयोग किया है। जैसे सामने कहा कि अंधेर नगरी, तो केवल अंधेर नगरी ही नहीं, भारतेंदु की अधिकतर रचनाओं में आपको ऐसे ही भाषा देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम भारतेंदु की भाषा को कह सकते हैं कि उनकी भाषा देशज थी, सरल थी और ग्राह्य थी। साधारण से साधारण व्यक्ति उसको सरलता से समझ सकते, ऐसी भाषा उनकी थी। उनके लेखन में बोलचाल की भाषा, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रमुख स्थान देखने को मिलता है। उनके लेखन में प्रमुख क्या है भाषा के रूप में? तो बोलचाल की भाषा है, मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ। लोगों के बीच में जो उक्तियाँ चल रही है उसको कहते हैं लोकोक्तियाँ, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लोगों में जो मुहावरे चल रहे हैं तो वो ये मुहावरे, साधारण से साधारण मुहावरे भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर नाटक की भाषा में व्यावहारिकता और अभिव्यक्ति की शक्ति भी देखने को मिलती है। नाटक जो है उसमें व्यावहारिकता और मतलब भाषा में व्यावहारिकता है और उसमें अभिव्यक्ति की शक्ति भी आपको देखने को मिल जाएगी। जो वो कहना चाह रहे हैं उसमें वो पूर्णतः सफल
हो गए हैं। पात्रों के माध्यम से रंगमंच में जब मंचन हो रहा है तो एक एक संवाद के एक एक वाक्य के द्वारा उनके जो विचार हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि लेखक ने यहाँ पर किसके ऊपर व्यंग्य किया है। तत्कालीन अंग्रेज शासन के ऊपर जिस प्रकार से व्यंग्य किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय अंग्रेज शासन के दरमियान भारत की स्थिति क्या रही होगी, समाज का किस प्रकार से शोषण उन्होंने किया था, अंग्रेज किस प्रकार से शासन कर रहे थे। तो सारी की सारी शासन व्यवस्था का वर्णन आपको इस नाटक के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो भारतेंदु जी की जो भाषा थी वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। भारतेंदु की महत्वपूर्ण देन क्या है? अब हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु एक अपना अलग स्थान रखते हैं, आधुनिक काल के जनक हैं। उसके साथ साथ उन्होंने और क्या क्या महत्वपूर्ण देन दी है, तो हिंदी नाटक साहित्य की नींव रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य काल का जनक माना जाता है। नाटक विधा का भी आरंभ आधुनिक काल के भारतेंदु युग में ही हुआ था। तो इस कारण हिंदी नाटक की नींव जो है, नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो उसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को मान सकते हैं। खड़ी बोली को साहित्यिक मान्यता दिलाना। अब आधुनिक काल से पहले पूर्व के सभी काल, आदिकाल, मध्यकाल, जिसमें भक्तिकाल और रतिकाल, तब तक जो भाषा चल रही थी वह या तो अवधी या ब्रज मिश्रित हिंदी थी। शुद्ध रूप से हिंदी का रूप हमें देखने को मिलता है गद्य काल में, यानी कि आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल ने खड़ी बोली के साहित्य को, मतलब खड़ी बोली को साहित्यिक मान्यता दिलाई। उसमें उनका बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिलता है। फिर व्यंग्य को प्रभावशाली विधा के रूप में प्रस्तुत करना। उन्होंने व्यंग्य को प्रभावशाली विधा के रूप में प्रस्तुत किया। उससे पहले साहित्य लिखा जा रहा था, लेकिन व्यंग्य की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलती है। उनके बाद हरिशंकर परसाई जैसे अन्य कई व्यंग्यकार हो गए, लेकिन उनकी नींव कई अगर हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा व्यंग्य की नींव रखी थी। और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करना। हिंदी आज हमारे सामने राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में प्रस्तुत है, तो उसकी नींव जो है वो किसने रखी थी, उसकी जब हम बात करते हैं तो आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का रोल इसमें आपको देखने को मिलता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा का जो आज रूप है उसको गढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और केवल उन्होंने ही नहीं, भारतेंदु मंडल जो था, उनके मंडल में जितने भी लोग थे, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, तो वो सारे लोग जो मिलकर जो भारतेंदु मंडली बनी थी, उन सब ने आज के जो हिंदी का विकसित रूप हमारे सामने आया है उसकी नींव उस समय पे रखी थी, 1850 के बाद। अब आता है सार बिंदु की अगर हम बात करें तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आपने क्या क्या ग्रहण किया, इसकी अगर बात करें तो भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी प्रहसन में लेखक ने अंग्रेज सरकार की नीति और भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन हास्य और व्यंग्य के द्वारा किया है। हमने जो पढ़ा हुआ है उसके सार के रूप में हम चर्चा करने वाले हैं। अंधेर नगरी का कथानक सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में एक दृष्टांत की तरह सामने आता है। तो इसमें यह भी बात की गई है कि अंधेर नगरी जो है उसमें सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ किस प्रकार से देखने को मिलता है। कथावस्तु अत्यंत रोचक, प्रभावशाली, हास्य और कौतूहल से युक्त और गतिशील है। महंत गोवर्धन दास और चौपट राजा मुख्य पात्र हैं और वे अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं। तो गोवर्धन दास जो है वो, महंत जो है और चौपट राज, ये सभी अपने अपने वर्ग जो है उसका सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करते हैं। नाटक में ब्रज और खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है और मुहावरे और लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत नाटक में तत्कालीन अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई है। अंधेर नगरी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया है और सफलतापूर्वक कई बार इसका मंचन भी हुआ है। अंधेर नगरी की भाषा कृत्रिम और आरोपित नहीं है, उसमें भाषा स्वाभाविक रूप से लोक जीवन के बीच से रची गई है। मतलब कृत्रिम और भाषा जो है वो कृत्रिम नहीं है, जनसाधारण की भाषा आपको देखने को मिल जाती है। तो इसी प्रकार हमने इस इकाई को, मतलब इकाई 7 को 3 खंडों में विभाजित किया था। प्रथम 2 खंड हम आगे के लेक्चर में पढ़ चुके थे। यहाँ पर हमने आज इसका तृतीय और अंतिम भाग पूर्ण किया। इस प्रकार इस इकाई का अंतिम भाग यहाँ पर पूरा होता है विद्यार्थी मित्रों। इसी प्रकार हम मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी और अन्य इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप